A very warm welcome to all the participants in today's session of Roaster and Leaf Foods. We are very honored to have Ms. Meenakshi Sahe as our resource person. We welcome you, ma'am. She has done graduation and post-graduation in the field of political science from University of Delhi and holds a MPhil degree from University of Delhi. She has an administrative experience of overall 23 plus years, first as a section officer at Indian Council of Agricultural Research, then as an assistant registrar at University of Delhi, then she was appointed as the deputy registrar at University of Delhi, and currently she is working as the joint registrar at University of Delhi. We welcome you, ma'am, and kindly invite you to enlighten us on the topic of roasted and leaf foods. Good morning, friends. We are here to discuss about two major topics which are very important in the administration of the colleges and other institutions. I am Meenakshi Sahay. Presently, I am the Joint Registrar Recruitment and would be explaining things about it in subsequent session, in the session in fact. And let's start with the topic of reservations. I would be sharing my screen with you so that things are clearer. I've prepared a presentation on this, which will make things clearer, I suppose. So let's start with the topic of reservations. Let me see if I can just start sharing and begin with the presentation. Yeah. So reservation rosters. Why is the reservation so important? See, historically, it is understood that there was a difference in the social milieu in which the different sections of the society worked. मतलब मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात करती हूँ so that सभी कोई समझ सके. जो शुरुआत हुई हमारे सेक्शन, अलग अलग सेक्शंस थे सोसाइटी में, अलग अलग स्टेटस पे. आप हम सब लोग वर्ण सिस्टम को जानते हैं, तो ऐसा माना जाता था कि सबको बराबर हमें जो अपॉर्चुनिटीज मिलनी थी वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाई. इसीलिए जब ये हमारा देश आजाद हुआ तो बात हुई रिजर्वेशन की. बट ये रिजर्वेशन एक टेम्पररी फिनोमिना होना था जो समय के साथ उससे वापस लिया जाना था. बट जैसा हम चल रहे हैं अभी तक तो रिजर्वेशन चल रहा है, लागू है. और जो हम अभी बात करेंगे वो रिजर्वेशन हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे, अपॉइंटमेंट में कैसे हो रहा है. रिजर्वेशन अदरवाइज टीचिंग में, एडमिशंस में भी है, स्टूडेंट्स के लिए भी है. फिलहाल हम एडमिनिस्ट्रेशन में, अपॉइंटमेंट्स में कैसे रिजर्वेशन लागू किया जाता है, क्या क्या परसेंटेज है रिजर्वेशन के लिए, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. सबसे पहले जैसा मैंने आपको बात बताई कि रिजर्वेशन जो है एक लेवल प्लेइंग देने के लिए, आप किसी भी रेस में आप देखेंगे जो लंबा रेस होता है उसमें सबका जो स्टार्ट पॉइंट्स होते हैं वो अलग अलग पॉइंट्स पे होते हैं. और ऐसा इसलिए होता है कि जो बाहर वाले रो में है उसको दिक्कत ना हो, या जो अंदर है उसको फायदा ना हो. तो सबको बराबरी पे लाया जाता है जो डिफरेंट पॉइंट्स पे होते हैं. तो डिफरेंट पॉइंट्स पे शुरू किया जाता है कि अल्टीमेटली सबके लिए चीज बराबर हो जाए. तो क्योंकि ये माना जाता है कि हमारे सोसाइटी में कुछ सेक्शंस थे जिनको जितना फायदा मिलना चाहिए था या वो सोशली इतने सक्षम नहीं थे कि उन्हें वो अपॉर्चुनिटीज मिल पाती कि वो जनरल लोगों के साथ, आम लोगों के साथ compete कर पाते. That is why we have reservations. So in the sessions, what are we going to learn? हम ये देखने जा रहे हैं कि किस तरह से रिक्रूटमेंट में या प्रमोशन में किस तरह से रिजर्वेशन रोस्टर लाया जाता है और कौन एलिजिबल होता है, कौन डिजर्विंग होता है जिसपे ये लागू किया जाता है, और कौन कौन सी कैटेगरीज है जिसपे हमारा रिजर्वेशन लागू होता है.
तो व्हाट इज द बेसिस ऑफ दिस रिजर्वेशन, कहाँ पे ये इसका स्रोत है, मतलब इसको लॉजिक कहाँ से मिल रहा है? अगर हम जनरली देखें तो एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ भी होता है, कुछ भी होता है, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एक कोड ऑफ एथिक्स है, कोड ऑफ फंक्शनिंग है, जो सरकार के स्ट्रक्चर को, उसकी फंक्शनिंग को, सबको बेसिकली डिफाइन करता है। तो जो आर्टिकल 16 है, जो फंडामेंटल राइट का पार्ट है, उसमें इसके बारे में कहा गया है, जिसके बेसिस पे हम लोग रिजर्वेशन लागू हुआ है हमारे देश में, हमारे अपॉइंटमेंट्स में भी और एडमिशंस में भी और कई और जगह पे भी। तो आर्टिकल 16 और आर्टिकल 335 है। इसमें जो सबसे मेजर जजमेंट था वो इंदिरा साहनी एंड अदर्स का जजमेंट था, जो डिफाइन किया रिजर्वेशन को। तो अगर हम आर्टिकल 16 पे आए तो वो बोलता है, बात करता है कि इट विल नॉट प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन इन मैटर्स ऑफ प्रमोशन विद कंसिक्वेंशियल सीनियोरिटी। मतलब अगर रिजर्वेशन के बेसिस पे प्रमोशन हुआ है तो भी उसको सीनियोरिटी मिलेगी उसके बेसिस पे, in favor of scheduled caste and scheduled tribes, which in the opinion of the state are not adequately represented in the services under the state. तो ये basically services की बात करता है, appointments की बात करता है, जिसमें ये positive, it is also known as positive discrimination. The next part of it talks about this will not prevent the state from considering any unfilled vacancies, जिसकी वजह से बैकलॉग का कॉन्सेप्ट आया। तो अगर पिछले साल में अनफिल्ड वैकेंसीज रह गई हैं तो उसको आगे भी उसी एक सेपरेट कैटेगरी बना करके उसको फिर भरा जाएगा, लेकिन ये इस तरह से किया जाएगा कि आपका जो ओवरऑल रिजर्वेशन जो लागू हो रहा है, बैकलॉग और शॉर्टफॉल का कॉन्सेप्ट यहीं से आ रहा है। तो जो ओवरऑल जो हम लोग भर रहे हैं एक पर्टिकुलर ईयर पे, वो 50% से ज्यादा वैकेंसीज नहीं होनी चाहिए। अब बात आएगी 50% की, तो ये सब, ये जो कॉन्सेप्ट था तब तक था जब तक ओबीसी था, बट नाउ ईडब्ल्यूएस हो गया है, तो इस 50% के काउंटिंग में हमारा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी नहीं आता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 50% जो बेसिकली इसके बाद ओबीसी भी आ गया, उसमें एससी, एसटी और ओबीसी को ही हम 50% के, जब हम तुलना करते हैं कि 50% से ज्यादा तो नहीं हो रहा, तो हम एससी, एसटी और ओबीसी की तुलना करते हैं बाकी अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस के लिए। इसके अलावा आर्टिकल 335 है, विच इज नॉट पार्ट ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स, विच ऑल्सो सेज कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के फेवर में रिलैक्सेशंस किए जा सकते हैं फर्दर क्वालिफाइंग मार्क्स में इन एग्जामिनेशन और लोअरिंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ इवैल्यूएशन। मतलब इवैल्यूएशन जो हो रहा है उसमें भी कम मार्क्स पे भी इन लोगों का अगर ये क्वालिफाई करें तो इसी के बेसिस पे जो है सेपरेट लिस्ट बनता है किसी भी अपॉइंटमेंट में, किसी भी एडमिशन में, अलग अलग कैटेगरीज का, ताकि जो रिलैक्सेशन दिए जाने की जरूरत है वो दिया जा सके इन कैटेगरीज को जो ईयर मार्क्ड है। दीज कैटेगरीज हैव बीन ईयर मार्क्ड फॉर रिजर्वेशन। अब हम बात करें कि रिजर्वेशन जो शुरू किया गया, तो जब शुरू में ये रिजर्वेशन लागू हुआ तो वैकेंसी बेस्ड था। वैकेंसी बेस्ड का मतलब क्या हुआ कि एक कैडर में कितनी भी वैकेंसी हो रही है उसके बेसिस पे अलग अलग कैटेगरीज को रिजर्व कर दिया जाए। यानी कि एक साल में अगर 5 वैकेंसीज निकल रही है तो जो परसेंटेज है उसके हिसाब से उन 5 वैकेंसीज को डिवाइड करके और फिर एडवर्टाइज किया जाएगा। लेकिन ऐसे में क्या हो रहा था, इस बार 5 हुआ, फिर दोबारा 5 हो गया, फिर 3 हुआ, 10 हुआ, तो इसकी वजह से ना प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन रिजर्व कैटेगरीज का उस पर्टिकुलर कैडर में नहीं हो रहा था। तो जिसकी वजह से जब हमारा आरके सबरवाल और बेस्ट स्टेट वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब आया, इसमें बात हुई कि आप जो वैकेंसी बेस्ड रिजर्वेशन कर रहे हैं एससी एसटी का, उसमें आप प्रॉपर जो रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए इन कैटेगरीज को वो नहीं मिल पा रहा है। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट आया पोस्ट बेस्ड रिजर्वेशन का। और ये जो कोर्ट का डिसीजन था ये लागू किया डीओपीटी ने अपने ओएम के द्वारा, जिसका नंबर हमारे स्क्रीन पे है और जिसका डेट था 2 जुलाई 1997। इसीलिए
क्योंकि ये डेट इस डेट में ये डीओपीटी का ओएम निकला, इसलिए जो हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं इन रिजर्वेशन का पोस्ट पेस्ट का, वो 2 जुलाई 1997 से किया गया। इसके बाद डीओपीटी ने अपना पूरा पर्टिकुलर फॉर्मेट दिया, 13 पोस्ट से कम होगा तो क्या होगा, और अगर 13 पोस्ट से ज्यादा होगा तो 200 पॉइंट का फॉर्मेट दिया। तो ये पोस्ट बेस्ड रोस्टर्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जिसमें रिजर्वेशन वाज नॉट डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ वैकेंसी, कितना कैडर में पोस्ट है, अगर कैडर में 700 पोस्ट है तो 700 को के परसेंटेज को डिवाइड कर करके 15% एससी के लिए, 7.5% एसटी के लिए, और ओबीसी के लिए 27% करके, इस तरह से कैडर को ही डिवाइड किया जाएगा और उसके बेसिस पे, ताकि जो रिजर्वेशन है एक पर्टिकुलर वैकेंसी के हिसाब से ना हो, बल्कि पूरे कैडर पे रिजर्वेशन लागू हो और हमें पूरा रिजर्वेशन का बेनिफिट हम कंसर्न्ड कैटेगरी ऑफ ईयरमार्क कैटेगरीज ऑफ पीपल को दिया जा सके। बट ये बात आई कि रिजर्वेशन लागू तो हो रहा है, लेकिन कोई ऐसे एक्सेप्शंस हैं क्या जिसपे रिजर्वेशन लागू नहीं होगा? Are there any categories of post, or is there any duration for which if the appointment is being made, तो हम रिजर्वेशन उस पर लागू करेंगे क्या नहीं करेंगे? जैसे कि अपॉइंटमेंट अगर बहुत टेम्पररी बेसिस पे हो रहा है, 45 डेज के लिए हो रहा है, तो उसमें रिजर्वेशन अगर हम लागू करेंगे तो जब तक रिजर्वेशन रोस्टर बनेगा, सारी चीजें होगी, तब तक वो 45 दिन का समय इतना छोटा है कि उस समय ये प्रोसेस करते करते ये इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाएगा। तो अगर अगर 45 दिन से कम के लिए हम लोग अपॉइंटमेंट कर रहे हैं तो उसमें रिजर्वेशन लागू नहीं किया जाएगा। इसके अलावा कुछ फ्लड रिलीफ के लिए किया जा रहा है, एक्सीडेंट रेस्टोरेशन के लिए जा रहा है, जो एकदम जल्दी से क्रिएट होना है, इमरजेंसी के लिए पर्पस के लिए है, तो इस केस में भी रिजर्वेशन लागू नहीं होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ कैटेगरीज यहाँ पे अपॉइंटमेंट होगी। इसके अलावा फिर ग्रुप ए पोस्ट में अगर प्रमोशन हो रहा है तो अपॉइंटमेंट में तो है, लेकिन ग्रुप ए पोस्ट में अगर प्रमोशन हो रहा है तो उसमें रिजर्वेशन लागू नहीं होगा। फिर उसके अलावा साइंटिफिक और टेक्निकल पोस्ट जो हैं उसमें भी रिजर्वेशन लागू नहीं होगा। जो लोएस्ट रंग पे है उन पे तो हो सकता है, ग्रुप ए तक नहीं होगा। अपॉइंटमेंट टू साइंटिफिक एंड टेक्निकल पोस्ट विच आर अबव द लोएस्ट रंग ऑफ ग्रुप ए, मतलब एनीथिंग बियॉन्ड ग्रुप ए साइंटिफिक और टेक्निकल पोस्ट है तो भी उस पर रिजर्वेशन लागू नहीं होगा। उसके बाद आता है डेपुटेशन पे। डेपुटेशन पे अगर हम दे रहे हैं, डेपुटेशन बेसिकली आप बोरो करते हैं किसी और इंस्टीट्यूशन से, और उस इंस्टीट्यूशन से बोरो करके आपको यदि वो सही लगता है तो उसको अब्सॉर्ब कर दिया जाता है, उसी में कंटिन्यू करा दिया जाता है, तो ऐसे केस में भी रिजर्वेशन लागू नहीं होगा और इररिस्पेक्टिव ऑफ ईयर मार्किंग ऑफ द पोस्ट अपॉइंटमेंट्स उसमें होंगे। फिर उसके बाद होता है सिंगल पोस्ट कैडर्स। अगर एक ही पोस्ट है उसको भी रिजर्व कर देंगे तो वो तो 100% पोस्ट रिजर्व हो जाएगी, इसीलिए अगर सिंगल पोस्ट कैडर है तो वो रिजर्व नहीं होगा। तो दीज आर द पॉइंट्स वेयर रिजर्वेशन डज नॉट अप्लाई। नाउ व्हाट इज रोस्टर? रोस्टर क्या हुआ? ड्यूटी रोस्टर हो सकता है, कहाँ पे कौन लगेगा, कहाँ पे कौन अटेंडेंस होगा, मॉनिटर कौन बनेगा, कौन एक काम करेगा, दूसरा काम कौन करेगा, इसको एक सिंपल रोस्टर एक वर्ड है। तो जो पोस्ट बेस्ड रिजर्वेशन रोस्टर आया, कॉन्सेप्ट आया, वो ये था कि अ लिस्ट मेंटेन्ड शोइंग टर्न्स ऑफ अपॉइंटमेंट, किस टर्न पे कब अपॉइंटमेंट जो होगा उसमें क्या होगा, अपॉइंटमेंट या प्रमोशन में किस कैटेगरी को वो रिजर्वेशन मिलेगा या अनरिजर्व्ड को मिलेगा या रिजर्व्ड को मिलेगा। तो ये बेसिकली ये एक डॉक्यूमेंट है जो टर्न वाइज बताता है कि अच्छा अब एससी को मिलेगा, अब एसटी को मिलेगा, अब ओबीसी को मिलेगा, या अनरिजर्व्ड रहेगा या ईडब्ल्यूएस को मिलेगा। तो दिस इज अ रिजर्वेशन रोस्टर और ये पोस्ट बेस्ड है, मतलब पूरा का पूरा कैडर उस पर प्लॉट हो जाएगा। कैडर मतलब एक पर्टिकुलर पोस्ट है या कोई भी एक तरह का सर्विस है जिसमें एक ही तरह के रिक्रूटमेंट रूल्स है, बेसिकली उसी को एक कैडर कहा जाता है। उस कैडर में अगर स्ट्रेंथ 300 लोगों की है तो 300 पोस्ट प्लॉट किए जाएंगे।
Now, how do we determine the vacancies? The actual number of reserved vacancies in any recruitment year should be determined on the basis of points in the roster. उस रोस्टर पे किस किस पॉइंट पे खाली हुआ, अगर एससी का पॉइंट खाली हुआ, 50 एससी का पॉइंट खाली हुआ, 10 ओबीसी का खाली हुआ, यूआर का खाली हुआ, ईडब्ल्यूएस का खाली हुआ, तो उसके बेसिस पे हम रिजर्वेशन रोस्टर जो है हमारा 200 पॉइंट रिजर्वेशन रोस्टर, अगर पोजीशंस जो है कैडर का स्ट्रेंथ 13 से अधिक है तो 200 पॉइंट, और 13 से कम है, 1 से अधिक और 13 से कम, तो हम एल शेप्ड रोस्टर के बेसिस पे डिफाइन करते हैं वैकेंसीज। अभी आगे बढ़ेंगे तो एल शेप्ड और 200 पॉइंट के बारे में बात करेंगे, समझेंगे कि क्या है दोनों। लेकिन कुछ भी हो जाए, जो रिजर्वेशन है एक टाइम पे अगर भरा जा रहा है तो उसमें रिजर्वेशन जो है वो 50% से ज्यादा नहीं हो सकता किसी भी हालत में। लेकिन एक हमारा एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन क्या है, अगर बैकलॉग वैकेंसीज है। अब बैकलॉग वैकेंसी क्या है, व्हाट इज बैकलॉग वैकेंसी? सो इफ यू अंडरस्टैंड द वर्ड बैकलॉग, सो इट इज समथिंग विच इज कमिंग फ्रॉम बिहाइंड। ऐसा नहीं है कि आज की डेट में ये ऐसा है, हमने किसी पिछले रिक्रूटमेंट ईयर में, पिछले जब भरा हुआ जा रहा था, उस समय हमने एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए उस पोस्ट को एडवर्टाइज किया और कोशिश किया उसे भरने का। मगर भरने की कोशिश करने के बावजूद हमें उस पर्टिकुलर कैटेगरी का व्यक्ति जिसे अपॉइंट किया जा सके, इवन विथ रिलैक्स स्टैंडर्ड्स, क्योंकि रिलैक्सेशन का हमने आर्टिकल 335 में पढ़ा, रिलैक्स स्टैंडर्ड के बावजूद अगर हमें कैंडिडेट नहीं मिलता है कि वो पोस्ट फिलअप हो जाए, तो ऐसे को बैकलॉग वैकेंसी कहते हैं। और ऐसी हम लोग को नेक्स्ट टाइम जब भी हमें मौका मिले तो हमें उनको एडवर्टाइज करके भरना है। तो ये बैकलॉग वैकेंसीज जनरली 2 बार, जब आप हमारा जो ईसी रेजोल्यूशन है, एक 64 रेजोल्यूशन है 28 सितंबर 2013 का है, तो उसमें भी यदि आप जाएं तो उसमें भी बोला है कि 2 बार कोशिश करना पड़ेगा बैकलॉग डिफाइन करने के लिए उसे। और अगर आपने एक बार बैकलॉग डिफाइन कर दिया तो ये जो 50% का क्राइटेरिया है, जिसमें कि आपको, जिसके बियॉन्ड आपको नहीं जाना, तो वो 50% का क्राइटेरिया जो है उस पर लागू नहीं होगा। 50% का क्राइटेरिया बेसिकली लागू होता है अगर शॉर्टफॉल को भी किया जा रहा है, तो शॉर्टफॉल भी लेकर के भी आप 50% से ज्यादा में नहीं जाएंगे। अब कई बार हम लोग डिस्कशन करते हैं तो उसमें आप आगे देखेंगे कि रिजर्वेशन रोस्टर कैसे प्लॉट किया जाता है, तो कहीं ना कहीं उसमें बात आती है कि अपॉइंटमेंट जिसका भी पहले हुआ वो पहले प्लॉट हुआ। लेकिन सीनियरिटी के कई क्राइटेरिया हो सकते हैं, इसलिए जो रिजर्वेशन रोस्टर है इट डज नॉट डिटरमाइन द सीनियरिटी। आप सीनियर है कि नहीं, ये सीनियरिटी आपका रिजर्वेशन रोस्टर नहीं बताएगा। रिजर्वेशन शैल बी केप्ट विद इन द प्रिस्क्राइब्ड परसेंटेज। इसका मतलब वो जो परसेंटेज डिफाइन किया गया, अगर 15.5% डिफाइन किया गया है, तो राउंड ऑफ हम जो करेंगे उसको इंक्लूड करने के लिए वो हम 15.5% के बियॉन्ड नहीं जाएंगे, 15.5% से अंदर ही। अगर आप प्लॉटिंग आप देखेंगे जो डीओपीटी का रोस्टर है, तो इस तरह से प्लॉट किया गया है कि कहीं पे भी वो 15.5% से एससी का बढ़ेगा नहीं, 7.5% से एसटी का बढ़ेगा नहीं, ओबीसी का नहीं बढ़ेगा 27% के बियॉन्ड। तो जो एक पर्टिकुलर रिजर्व्ड कैटेगरी है उसके लिए जो प्रिस्क्राइब्ड परसेंटेज है, उस परसेंटेज के अंदर अंदर हमें वो रिजर्वेशन उस पर लागू करना है। वो रिजर्वेशन उसके बियॉन्ड नहीं जा सकता। 15.5% है, 15.5 है, तो 15.6 भी रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। जो टोटल रिजर्वेशन है एक कैडर में, इट शैल नॉट एक्सीड द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट, जो मैंने आपको बात बताई।
ठीक है, एक तो विद इन भी होगा और एक्सीड नहीं करेगा। तो बात आप देखें तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन इतना एलैबोरेट करके ये समझाया गया है, लिखा गया है कि ये ऐसी गलती ना हो, रिजर्वेशन कभी उस परसेंटेज से ज्यादा नहीं होगा। Number of points in each roster shall be equal to the number of points in the cadre. So if we are making a particular roster for a particular cadre, then whatever the number of posts in that cadre का जो strength है, जैसे हमने बोला अगर सेक्शन ऑफिसर है, सेक्शन ऑफिसर हम एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, हम कॉलेज में तो एक दो होता है, उसके बारे में भी बात करेंगे कि क्या किया जा सकता है। लेकिन अगर किसी इंस्टीट्यूशन में बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मिनिस्ट्रीज में है और 1000 का स्ट्रेंथ है, तो जो रोस्टर होगा उसमें 1000 के 1000 पॉइंट्स प्लॉट होंगे। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स इन ईच रोस्टर विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द कैडर। साइज ऑफ द रोस्टर इक्वल टू द कैडर स्ट्रेंथ, वही बात जो अभी बोली गई। रोस्टर कॉन्ट्रैक्टेड ऑन और एक्सपैंडेड, ये और होना चाहिए, ऑन लिखा हुआ है गलती से, और एक्सपैंडेड इफ कैडर स्ट्रेंथ इज डिक्रीज्ड और इंक्रीज्ड। सपोज फॉर पर्टिकुलर कैडर देयर वर सपोज 900 पोस्ट, लेकिन उसमें से 100 पोस्ट को हटा दिया गया, किसी भी वजह से उसकी जरूरत नहीं है मान लीजिए, तो अब हमें 50 कम करना है, तो और 900 का था, तो जो प्लॉटेड है वो 900 के लिए होगा, लेकिन उसमें से 50 जो होंगे लास्ट वाले, वो उनको हम सस्पेंडेड एनिमेशन में रख देंगे और वो हटा दिए जाएंगे। उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट करना। और सपोज एडिशनल पोस्ट मिल जाती है तो उसको हम आगे पॉइंट्स बढ़ाते हैं उसी सीक्वेंस में जो डीओपीटी ने प्रिस्क्राइब किया जाता है, तो उसे एक्सपेंशन ऑफ रोस्टर्स कहा जाता है। अच्छा, अब जो भी मोड ऑफ रिक्रूटमेंट है, यहाँ पे हम आगे बढ़े उससे पहले थोड़ा सा मैं टीचिंग और नॉन टीचिंग का डिफरेंस बता देती हूँ कि जो टीचिंग का प्रमोशन होता है वो जो यूनिवर्सिटीज में है, वो टीचिंग का जो प्रमोशन होता है इट इज पर्सनल टू द ऑफिशियल कंसर्न। अगर एक असिस्टेंट प्रोफेसर है तो उसका जो प्रमोशन मिल रहा है तो वो किसी पोस्ट के अगेंस्ट नहीं मिल रहा है, वो उस व्यक्ति को मिल रहा है उतना नंबर ऑफ इयर्स और जो भी रिक्वायरमेंट है उसकी पूरा करने के लिए। जबकि नॉन टीचिंग में जो प्रमोशन होता है, एक जूनियर असिस्टेंट जब असिस्टेंट बनता है या सीनियर असिस्टेंट बनता है या सेक्शन ऑफिसर बनता है, तो वो किसी वैकेंसी के अगेंस्ट ही बनता है। इसीलिए वो सवाल आता है, हम लोग बहुत बोलते हैं कि नॉन टीचिंग का जो है प्रमोशन डेट ऑफ प्रमोशन से या डेट ऑफ ज्वाइनिंग से हो रहा है, जबकि नॉन टीचिंग का उसी डेट से हो जाता है। तो अगर आप थोड़ा सा कोरोलरी ड्रॉ करने की कोशिश करें तो पर्सनल प्रमोशन का कॉन्सेप्ट हमारे नॉन टीचिंग में भी है, और वो होता है एसीपी जो पहले था और फिर एमएसीपी। तो उसमें अगर आप देखें तो आप लोगों ने समझा होगा कि वो जो प्रमोशन है या वो जो फाइनेंशियल अपग्रेडेशन है वो आपको उसी डेट से मिल जाता है जिस डेट में आपकी एलिजिबिलिटी होती है, उसके लिए आपको आगे नहीं जाना पड़ता है। लेकिन जब एक पोस्ट के अगेंस्ट होता है तो जब तक वो पोस्ट भरी नहीं जाएगी आपको उस डेट का उसका फायदा नहीं दिया जा सकता। इसीलिए प्रमोशन जो है उसी डेट से मिलता है, उसका फायदा उसी डेट से मिलता है। अगर आप एक एग्जाम्पल और लेके देखें समझें तो प्रमोशन इज लाइक अ मोड ऑफ रिक्रूटमेंट। तो अगर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, एक व्यक्ति एक पर्टिकुलर डेट में आकर के रिक्रूट होता है, तो हम उसको उसके पीछे डेट से तो वो सैलरी नहीं दे सकते ना। वैसे ही जब प्रमोशन एक पर्टिकुलर डेट पे होता है, एक पोस्ट के अगेंस्ट होता है, तो जब तक वो व्यक्ति उसे ज्वाइन नहीं करेगा उसके उसका बेनिफिट नहीं दिया जा सकता। जबकि एमएसीपी जो है वो पर्सनल है, उस व्यक्ति को मिलता है इरेस्पेक्टिव ऑफ द पोस्ट वेदर इट्स वेकेंट और नॉट, वो उस व्यक्ति को मिलता है। और वो यदि बिना प्रमोशन के भी रिटायर हो गया तो एमएसीपी जिस भी लेवल तक उसे मिला हो, वो पोस्ट जो वेकेट होती है दोबारा उसी पोस्ट पे वेकेट होती है जिस पोस्ट पे वो ओरिजिनली अपॉइंट हुआ था। जबकि प्रमोशन अगर होता है तो वो सेक्शन ऑफिसर बन गया अगर सीनियर असिस्टेंट से, तो वो जब रिटायर भी करेगा तो वो सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट खाली होगी, सीनियर असिस्टेंट की खाली नहीं होगी। जबकि हमारे टीचिंग में ऐसा ही वो पर्सनल प्रमोशन ही चल रहा है। और
अगर एक व्यक्ति असिस्टेंट प्रोफेसर है और आज की डेट में वो प्रोफेसर तक भी चला जाता है कॉलेज में भी, लेकिन जब वो रिटायर होगा तो जो पोस्ट वेकेट होगी वो असिस्टेंट प्रोफेसर की होगी, वो प्रोफेसर की नहीं होगी। अनलाइक हमारे यूनिवर्सिटी में पोजीशंस हैं एसोसिएट प्रोफेसर की और प्रोफेसर की भी, तो कोई अगर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर बनता है, तब वो जब रिटायर होगा तो एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट खाली होगी। वो प्रमोशन तो हो रहा है, लेकिन वो एक्चुअली डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में के मोड में हो रहा है। तो वो डिफरेंस है हमारे नॉन टीचिंग कैडर में और टीचिंग कैडर में। Now, post filled by transfer or transfer on deputation not to be entered in the roster. अगर किसी का ट्रांसफर होने से किसी का पोस्ट भरा रहा है या डेपुटेशन के बेसिस पे आ रहा है, डेपुटेशन तो हमने वैसे भी पढ़ा कि डेपुटेशन पे लागू नहीं होगा रिजर्वेशन रोस्टर, तो अगर डेपुटेशन के बेसिस पे भर रहा है तो रोस्टर रजिस्टर में हमारी एंट्री नहीं होगी। एक ये सुप्रीम कोर्ट का इसमें डिसीजन भी है और हमारे जो ओएम्स निकले हैं, डीओपीटी ने जो गाइडलाइंस निकाली है उसमें भी क्लियरली लिखा है कि अगर कोई भी रिजर्व्ड कैटेगरी का व्यक्ति अगर वो अपने मेरिट पे आता है, अब मेरिट पे आने से पहले उसको कोई रिलैक्सेशन अपनी कास्ट की वजह से, अपने रिजर्वेशन के स्टेटस की वजह से नहीं मिलना चाहिए। अगर उसने कोई रिलैक्सेशन नहीं लिया और फिर भी अपने मेरिट पे एक जनरल कैंडिडेट के हिसाब से उतने स्टैंडर्ड से वो कंप्लीट करके आ रहा है, तो उसको रिजर्व कैटेगरी का व्यक्ति नहीं माना जाएगा, उसको अनरिजर्व माना जाएगा। इसीलिए वो रिजर्व पॉइंट्स पे उनकी प्लॉटिंग नहीं होगी। ग्रुपिंग ऑफ आइसोलेटेड पोस्ट, तो अब हम बात कर रहे थे जैसे कुछ आइसोलेटेड पोस्ट हैं, 2 हैं, 1 है, फिर 3 है, तो ऐसे में रिजर्वेशन दे पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। 2.2 कैडर का कोई पोस्ट है तो उस पर रिजर्वेशन लागू करने में मिलते मिलते ओबीसी का पॉइंट आते आते, एसटी का पॉइंट आते आते बहुत टाइम लग जाएगा। 2-3 राउंड्स हो जाएंगे अपॉइंटमेंट के, तब उनको मिलेगा। इसीलिए ऐसे पोस्ट जिसमें सिमिलर मोड ऑफ एंट्री है या सिमिलर स्केल है, तो ऐसे जो पोस्ट हैं उनको जो है मर्ज किया जा सकता है, 2-3 पोस्ट को ग्रुप किया जा सकता है और रिजर्वेशन रोस्टर एक ही बनाया जा सकता है, ताकि जो रिजर्वेशन दिया जा सके वो अच्छे से दिया जा सके, जो ड्यू है उस सेक्शन को, उस रिजर्व कैटेगरी को, उस सेक्शन के लोगों को उसका फायदा उठाया जा सके। लेकिन ये जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो ग्रुपिंग किया जाएगा, ये ग्रुपिंग डेजिग्नेशन के बेसिस पे होगा कि डेजिग्नेशन ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए, सेम लेवल का होना चाहिए, स्केल ऑफ पे सेम होना चाहिए, मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रमोशन और रिक्रूटमेंट के रोस्टर्स को मिला दे, नहीं। 2 पोस्ट के डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के रोस्टर्स को आप ग्रुप कर सकते हैं, प्रमोशन और रिक्रूटमेंट को नहीं कर सकते। फिर इसके अलावा जो मिनिमम क्वालिफिकेशंस है, क्वालिफिकेशंस भी सेम होनी चाहिए। अलग अलग क्वालिफिकेशंस होगी तो ऐसे पोस्ट को आप ग्रुप नहीं कर सकते हैं, वो फिर दूसरी तरह से मिसमैच क्रिएट करता है सिस्टम में। Proposal for grouping of posts should be made to the Department of Personnel and Training. ये बेसिकली मिनिस्ट्रीज के लिए निकाला गया है, तो वो जब ग्रुप करते हैं तो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और ट्रेनिंग को ये प्रपोजल भेजते हैं। बट यूनिवर्सिटी में हम लोग क्योंकि खुद ही मॉनिटर करते हैं, खुद ही रिजर्वेशन रोस्टर्स बनाते हैं, सारी चीजें करते हैं, तो हमारे लेवल पे हम लोग ग्रुपिंग जो करेंगे वो अपनी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अप्रूवल से करेंगे। अप्रूवल होगा तभी ग्रुपिंग होगा। अब जैसा हमने पहले भी देख लिया कि प्रपोजल फॉर ग्रुपिंग ऑफ पोस्ट शुड हैव द फॉलोइंग। ग्रुपिंग जब कर रहे हैं तो हमें ये चीजें ध्यान में रखनी है कि डेजिग्नेशन एंड नंबर ऑफ पोस्ट, उसमें अगर 2-3 पोस्ट हैं जिनको हमने ग्रुप किया है तो हर एक का डेजिग्नेशन और कितने पोस्ट उसके अपने हैं वो मेंशन होना चाहिए। ग्रुप टू विच द पोस्ट बिलोंग, किस ग्रुप का है, ग्रुप ए का है, बी का है, सी का है, वो मेंशन होना चाहिए। स्केल क्या है पे का, मोड ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है,
मैंने बोला ग्रुपिंग करते समय यू हैव टू सी टू इट दैट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के साथ ग्रुपिंग हो, प्रमोशन रिक्रूटमेंट का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का नहीं हो सकता। तो लेकिन उस रोस्टर पे वो जो ग्रुप्ड रोस्टर है उस पे भी हमें लिखना पड़ेगा कि अच्छा इसका जो मोड ऑफ रिक्रूटमेंट है इट इज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और मे बी प्रमोशन, वॉट एवर द सिचुएशन मे बी, जिसको भी हम ग्रुप कर रहे हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशंस जस्ट एज आई सेड वो हमारा एक जैसा होना चाहिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए। अब पॉइंट्स 200 पॉइंट्स की बेसिकली बात आ रही है। डीओपीटी ने स्पेसिफाई किया है, मॉडल रिजर्वेशन रोस्टर स्पेसिफाई किया हुआ है, उसमें किस कैटेगरी को कितना परसेंटेज मिलेगा। शुरू में मैंने गलती से 15.5 बोल दिया था एससी के लिए, एक्चुअली 15% है, और एसटी के लिए 7.5% है, तो दोनों को मिला के 22.5% है। दैट हाउएवर दैट डज नॉट मीन कि एससी का एसटी में जनरली बदला जाएगा। ओबीसी का 27% है और ईडब्ल्यूएस का 10% है। तो अगर मॉडल रोस्टर को आप देखेंगे तो रफली 200 में से 30 पॉइंट्स जो है एससी के होंगे, 15 पॉइंट एसटी के होंगे, 54 पॉइंट्स ओबीसी के होंगे और 20 पॉइंट्स ईडब्ल्यूएस के होंगे। अब ये जो 200 पॉइंट का एक मॉडल रोस्टर डीओपीटी ने बना दिया, अब आपके अगर 400 पोजीशन है या 450 पोजीशन है, तो जब आप ड्रॉ करेंगे तो सीक्वेंस में 1 से लेके 450 को प्लॉट करेंगे। लेकिन जो मॉडल होगा, जो ईयर मार्क पोजीशन होंगी 1 से 200 की, उस मॉडल रोस्टर के हिसाब से हो जाएगी। फिर 201 के बाद से दोबारा हम लोग रिपीट कर देंगे, फिर 401 से दोबारा रिपीट कर देंगे। तो वही साइकिल रिपीट होगा, वही पैटर्न रिपीट होगा जो 200 पॉइंट में बताया होगा। और इस तरह से जितना भी मल्टीपल्स है, लेकिन एक कैटेगरी में जितनी भी पोजीशंस हैं वो सारी प्लॉट हो जाएंगी उस मॉडल रोस्टर के हिसाब से, और उसमें जिस जिस पॉइंट पे जो जो लिखा गया है वो पॉइंट उसी के लिए रिजर्व होगा। तो यहाँ पे वो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, एससी के लिए 7th पॉइंट, 15th पॉइंट, 20th पॉइंट, 27th पॉइंट, इस तरह सो एंड सो फोर्थ। और शेड्यूल ट्राइब के लिए 14वां पॉइंट, 28वां पॉइंट, 40वां पॉइंट, ये सब रिजर्व्ड है। ओबीसी के लिए उसी तरह 4th पॉइंट है, फिर 8th पॉइंट है, फिर 12th पॉइंट है, फिर 16th पॉइंट है। इस तरह से ओबीसी के लिए है। और ईडब्ल्यूएस का भी 20 पॉइंट्स हैं, वो भी मार्क्ड हैं, और 81 पॉइंट्स जो होंगे वो रिजर्व्ड, अनरिजर्व्ड के लिए। अनरिजर्व्ड के अंदर ही ये 10% वाले पॉइंट्स, मतलब जो ईडब्ल्यूएस दिए गए हैं वो पॉइंट्स हैं जो पहले अनरिजर्व्ड के लिए मार्क था। जो एससी और एसटी और ओबीसी के लिए मार्क था वो पॉइंट्स ईडब्ल्यूएस के लिए नहीं मार्क हुए हैं। रिजर्वेशन एंड प्रमोशन now same as prescribed for 200 point roster for ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट बाय ओपन कंपटीशन। तो प्रमोशन के लिए भी वही होगा जो ओपन कंपटीशन के लिए डीओपीटी ने प्रिस्क्राइब किया है। और जैसा कि हमने पीछे देखा 30 पॉइंट्स है शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब्स के 15 पॉइंट्स हैं। प्रमोशन में ओबीसी को कोई रिजर्वेशन नहीं है, ईडब्ल्यूएस को भी कोई रिजर्वेशन नहीं है। तो जितने भी पॉइंट्स बच जाएंगे वो हमारे अनरिजर्व के लिए मार्क हो जाए। अभी मैंने शुरू में बात की थी एल शेप्ड रास्टर। तो एल शेप्ड रास्टर एक एल शेप में पड़ता है। आप यहाँ पे हमने एल शेप्ड रास्टर बनाया हुआ है जो डीओपीटी ने प्रिस्क्राइब किया है। अगर आप रोज देखें तो आपका 1 से लेके 3 तक है, और कॉलम देखें तो ये भी कैडर स्ट्रेंथ 1 2 3 4 10 तक। आगे बढ़ जाएंगे तो उसमें क्या है, तो अगर फर्स्ट पोस्ट है, एक ही पोस्ट है, तो फर्स्ट रो के हिसाब से बढ़ेगा, फर्स्ट कॉलम के हिसाब से यूआर भरेंगे, फिर यूआर भरेंगे, फिर यूआर भरेंगे, फिर ओबीसी भरेंगे, फिर यूआर करके फिर उसके बाद ये एल शेप में आगे बढ़ेगा, वर्टिकली जाके फिर हॉरिजॉन्टली जाता है, इसलिए ये एल शेप्ड रास्टर है। तो हम पीछे आ जाएं, थोड़ा दोबारा से देख ले। 2797 में जब पोस्ट बेस्ड रास्टर की बात हुई थी तो उस समय एल शेप्ड रास्टर दिया गया था 13 पोस्ट के लिए। क्यों, कॉन्सेप्ट क्या है 13 पोस्ट रास्टर का, कि अगर पोजीशंस 2 हों तो चौथा पॉइंट ही तो ओबीसी के लिए आएगा ना, तो चौथा पॉइंट तक पहुंच नहीं पाएंगे अगर
बेस जो 200 पॉइंट का था जिसमें फ्रीज किए रहते हैं पॉइंट्स, उस तरह से प्लॉट करेंगे तो कभी यूआर से आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। तो एक ये मूविंग रोस्टर होता है, एल शेप्ड रोस्टर जो होता है, फिर 2 यूआर होंगे, फिर तीसरा यूआर होगा, चौथा फिर ओबीसी बन जाएगा। तो चौथी बार जब वैकेंसी भरी जाएगी, 2 भरने के बाद तीसरी वैकेंसी, फिर चौथी वैकेंसी, तो ओबीसी को जाएगी। इस तरह से इफेक्टिवली टाइम लग सकता है, लेकिन रिजर्वेशन सभी को मिल जाएगा। 14 point rosters are operated by rotation on the basis of points in the roster. जो points है यहाँ पे, उसी के basis पे वो reservation roster function करता है। अब ये प्रमोशंस का केस में ये रिजर्वेशन रोस्टर है, तो इसके बेसिस पे प्रमोशंस जैसे भी होंगी, तो अगली वैकेंसी जब भरी जाएगी वो इसके हिसाब से भरी जाएगी। तो अगर 2 पॉइंट का है, 2 उसका है, तो पहले 2 यूआर हो गए, फिर उसके बाद ओबीसी हो जाए, फिर 2 होगा, फिर ओबीसी हो जाएगा। ये प्रमोशंस वाला है, इसमें ओबीसी नहीं नजर आ रहे होंगे। अगर आप इससे पहले वाला देखेंगे, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए है। इसमें आपके अगर 2 पोस्ट हैं तो फर्स्ट और सेकंड यूआर भरा आपने, 2 पोस्ट भर गए, फिर हम हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे। तो हॉरिजॉन्टली सेकेंड रो में आप देखेंगे यूआर आ रहा है, मतलब तीसरी बार जब भरा गया तो यूआर आया, और चौथी बार भरा गया तो ओबीसी आया। फिर उसके बाद अगली बार भरा जाएगा तो यूआर होगा, फिर अगला यूआर, फिर उसके अगला एससी। तो आप देखेंगे कि पहले आप उस कैडर के हिसाब से वर्टिकली जा रहे हैं, फिर हॉरिजॉन्टली जा रहे हैं। अगर 3 पोस्ट हैं तो कॉलम में हम 3 पोस्ट तक भरेंगे, फिर थर्ड रो पे हम हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे। तो इस तरह से प्रमोशन या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा, इसमें हम बढ़ते हैं। अब क्या है, रिजर्वेशन रोस्टर का रजिस्टर कैसे बनेगा? तो एक फॉर्मेट है जिसमें सीरियल नंबर है, फिर किसको मार्क किया गया है, किसका नाम है, फिर उसके बाद कब अपॉइंटमेंट हुआ उसका, फिर एक कॉलम होता है जो फोर्थ कॉलम होता है वो कि किस रूप में अपॉइंट किया गया। तो अगर पोस्ट हो सकता है, जब इनिशियली हम कर रहे हैं, जब ये रोस्टर वैकेंसी बेस्ड चल रहा था, तो दूसरे मोड से हो रहा था, तो हो सकता है एक उस समय जो एससी की पोस्ट थी उसके बेसिस पे अपॉइंटमेंट हुआ है। तो यूआर का भी हो सकता है, जो अब हम प्लॉट करेंगे टू पोस्ट बेस्ड के हिसाब से, तो वो हो सकता है यूआर के अगेंस्ट आए। तो हमें जो प्लॉटिंग करनी होती है, फर्स्ट कॉलम जो है सीरियल नंबर के बाद जो कॉलम होता है, फर्स्ट कॉलम जो होता है ईयर ऑफ रिक्रूटमेंट लिखा जाता है। जो सेकेंड कॉलम होता है किस पॉइंट पे क्या मार्क है। जैसे हमने देखा, चौथा पॉइंट जो है ओबीसी का होगा, 5वां, छठा, फिर 7वां पॉइंट एससी का होगा। तो इस तरह से मार्क्ड होता है, और उसके अगेंस्ट हम जैसे जैसे अपॉइंटमेंट हुए हैं, जो सबसे पहले जिसका अपॉइंटमेंट हुआ है, अब ये जो हमारा नॉन टीचिंग का लागू हुआ या पोस्ट बेस्ड रोस्टर जब लागू किया, तो ये 2797 में किया गया। तो 2797 में उस दिन जो जितने लोग थे कॉल्स पे, रोल पे, उसको प्लॉट किया गया। अभी हम टीचिंग वाले पे के कॉन्सेप्ट पे आएंगे, सब्सिक्वेंटली वो भी एग्जाम इसमें दिया गया है, उस तक पहुंचेंगे। लेकिन अभी हम 2797 की बात कर रहे हैं, क्योंकि उस दिन जो लागू किया गया रोस्टर, उसमें हमने 2797 को जो एग्जिस्ट करते थे लोग, उनको ही प्लॉट किया गया। अगर वो व्यक्ति एससी के लिए एडवर्टाइज हुआ था और एससी एज एससी ही लिया गया, तो कॉलम नंबर 4 में लिखा जाएगा एससी। अगर वो एससी था मगर उसका अपॉइंटमेंट एज यूआर हुआ है, तो फिफ्थ कॉलम जो है उस रिजर्वेशन रोस्टर के फॉर्मेट का, रजिस्टर का, उस पे हम लिखेंगे कि ही और शी वाज टेकन एज यूआर। इसमें जनरली जो भी है ही करके लिखा है, बट इट डज नॉट मीन कि इट इज जेंडर इनसेंसिटिव, but please take it as he, she or other. Right now we are only talking about the reserved categories. So वो प्लॉट हमें उसको, उस व्यक्ति को करते समय अगर एस यू आर अपॉइंट हुआ है तो हमें उसमें मेंशन करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि ये रिजर्वेशन रोस्टर जो है क्या मार्क्ड है, क्या एक्चुअली उसका कैटेगरी है, और किस कैटेगरी में उसका अपॉइंटमेंट हुआ था। जैसे हमने पहले पढ़ा कि हो सकता है कि एससी के रूप में
एडवर्टाइज हुई हो, एज एससी उसने अप्लाई भी किया हो, सॉरी एक यूआर के रूप में एडवर्टाइज हुआ हो, एज एससी के रूप में उसने अप्लाई किया हो, लेकिन कोई रिलैक्सेशन नहीं लिया, पूरे एकदम जनरल स्टैंडर्ड से रिटन एग्जाम अगर हुआ तो मार्क्स भी अच्छे आए, इंटरव्यू में भी अच्छा आए, तो वो बिना कोई रिलैक्सेशन के अगर वो सेलेक्ट हुआ है तो उसको एज यूआर ट्रीट किया जाएगा। तो 5th कॉलम में एंट्री हम यूआर की करेंगे। अच्छा, बैकलॉग हमने बात की कि अगर प्रीवियस रिक्रूटमेंट में कोशिश की गई है और वो भरा नहीं जा पाया है क्योंकि हमें सुटेबल कैंडिडेट्स डिस्पाइट ट्राइंग आवर बेस्ट नहीं कर पाए, तो हम उस पोस्ट को एज बैकलॉग मार्क कर सकते हैं और रिमार्क्स कॉलम में लिख सकते हैं। जब एक बार हो जाए, सारा इनिशियल प्रिपरेशन हो जाए, नेम्स ऑफ पर्सन अपॉइंटेड देयर आफ्टर में बी एडेड, फिर उसके बाद जो जो अपॉइंट होता जाएगा उसका हम लोग नाम ऐड करते जाएंगे। सो रोस्टर रजिस्टर शैल बी मेंटेन फॉर ऑल कैडर्स विद 2 to 13 पोस्ट। अगर एल शेप्ड है, ये एल शेप्ड की बात कर रहा है तो होगा 2797 जैसे मैंने आपको बताया। फिर अगर एससी है तो एससी लिखा जाएगा, और कॉलम 5 में अगर एससी के रूप में अपॉइंट हुआ तो एससी लिखा जाएगा, नहीं तो यूआर लिखा जाएगा, जैसे भी वो अपॉइंट किया गया, यही मैं बोल रही हूँ। Are suitable adjustments to be made in the register if candidate shown in the register is from another category। दूसरी कैटेगरी का है तो भी हमें एससी के अगेंस्ट एसटी आ गया तो भी हम लिखेंगे एसटी आ गया। तो ये जो रजिस्टर है पूरा एकदम डिपिक्ट करता है कि क्या चीज है। an unreserved vacancy SC/ST आ गया in the zone of consideration cannot be denied promotion। एक यूआर की पोस्ट है और प्रमोशन का पोस्ट में जो व्यक्ति आ रहा है वो SC/ST है, और अगर उसने नेचुरली वो आ रहा है तो वो प्रमोशन भी हमारा यूआर का माना जाएगा, SC/ST का नहीं माना जाएगा। को बिना किसी रिलैक्सेशन अगर हो रहा है, रिलैक्सेशन अगर ले लिया तो फिर उसको यूआर नहीं माना जा सकता। 50% limit of reservation to be computed excluding reserved category appointed on own merit। तो own merit पे जो अपॉइंट हो रहा है वो 50% का जो लिमिट है उसमें नहीं आएगा। डी रिजर्वेशन ऑफ इन केस ऑफ प्रमोशन, प्रपोजल टू बी सेंट टू अप्रूव। अगर आपको डी रिजर्व करना है तो कमीशन में आपको भेजना पड़ेगा, 2 वीक्स के लिए उनका ऑब्जर्वेशन का वेट करना पड़ेगा, और पूरा प्रोसेस फॉलो करके ही डी रिजर्व किया जा सकता है, आसान है नहीं। ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन 19 जनवरी 2019 को लागू किया गया। जो हमने आर्टिकल 16 की बात की और आर्टिकल 15 की बात हमने नहीं की, लेकिन है उसी से रिलेटेड। तो इसमें 103rd अमेंडमेंट के थ्रू ईडब्ल्यूएस कैटेगरी डाली गई, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में डिफाइन किया गया कि किसको ईडब्ल्यूएस माना जाएगा। और ईडब्ल्यूएस में मानते वक्त ये क्लियरली कहा गया कि ये किसी SC ST ओबीसी वगैरह कैटेगरी से नहीं होना चाहिए, और कोई रिजर्वेशन उसे नहीं मिलना चाहिए, और 10% का इस पे सील है। किसको नहीं मिल सकता है वो भी डिफाइन किया गया कि ग्रुप ए के बियॉन्ड नहीं दिया जाएगा, साइंटिफिक और टेक्निकल पोस्ट है उस पे छोड़ा जा सकता है, कितने किस तरह की सैलरी हो सकती है, कितने एरिया का हो सकता है, कौन फैमिली डिफाइन करेगा, कितने साल का व्यक्ति उस फैमिली में माना जाएगा, कौन सर्टिफिकेट देगा, ये सारा चीजें इसमें लिखा हुआ था, और सर्टिफिकेट के बेसिस पे हम लोग रिजर्वेशन करेंगे, ये सारा लिखा हुआ है कैसे होगा। फिर उसके अलावा जो मिनिस्ट्रीज हैं वो सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं, वो एक लाइजन ऑफिसर्स अपॉइंट करेंगे हर एक जगह, और वो लाइजन ऑफिसर का काम है चेक करें कि सारी चीजें ठीक है कि नहीं। तो ये आप देख रहे हैं 200 पॉइंट रिजर्वेशन रोस्टर है, कौन किस तरह से एससी के कॉलम में आप देखेंगे किस कहाँ पे 15%, 15.5 ये आप देख रहे हैं। 7th पोजीशन पे ये 1.5 हो जा रहा है, तो इसीलिए 7th पॉइंट से पे एससी का पॉइंट मार्क है। तो 1.05 हुआ, मतलब 0.9 पे ये नहीं मार्क किया गया। 1.05 जब हुआ
पूरा 1 के बियॉन्ड गया तब इसको मार्क किया गया। तो वो जो शुरू में हमने पढ़ा था कि उससे ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकता लिमिट के इससे, इसीलिए जो जो मॉडल रोस्टर बनाया गया, डीओपीटी ने जो प्रिस्क्राइब किया, वो इस चीज को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। एल शेप्ड रोस्टर की भी हमने बात कर ली है, कैसे प्रोग्रेस करेगा। फिर जो हमारे लाइजन ऑफिसर्स हैं, जो जिनको देखना है कि रिजर्वेशन ठीक से लागू हो रहा है कि नहीं, तो ये इनका बेसिकली काम है कि जो रिजर्वेशन रोस्टर्स बने हुए हैं, रजिस्टर्स बने हैं, इसका इंस्पेक्शन करें और देखें कि डायरेक्ट के लिए अलग है कि नहीं, प्रमोशन के लिए अलग है कि नहीं, बाकी चीजें मेंटेन्ड है कि नहीं, कोई और दिक्कत तो नहीं है, और कोई दिक्कत हो तो उसको बताया जाए। अब हम थोड़ा सा देख लें कि हमारा रिजर्वेशन जो है कैसे कैसे लागू हुआ, कब कब क्या क्या लागू हुआ। इसमें फिलहाल ओबीसी तक ही लिखा हुआ है, लेकिन मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जैसे हमने बात की कि हमारा इसी रेजोल्यूशन था 39 नंबर 30 अप्रैल 1999 को, जो ये डीओपीटी का ओएम था 2 जुलाई 97 वाला, ये हमने अडॉप्ट किया इसी रेजोल्यूशन के थ्रू। यूनिवर्सिटी में हमारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने इसे अडॉप्ट किया, लेकिन ये लागू 2797 से ही किया गया, इसलिए पोस्ट पेस्ट रोस्टर जो हमारे तब बनाए गए वो उसमें सारे 2 जुलाई 97 के लोगों को प्लॉट किया गया। और ओबीसी का जो टीचिंग में लागू किया गया, नॉन टीचिंग में सॉरी, वो 8 सितंबर 1993 को लागू किया गया, लेकिन जो टीचिंग था उसमें 21 मार्च 2007 को लागू किया गया, और जो हमारा इसी रेजोल्यूशन था जिसमें इसको लागू किया 187। इसके अलावा जहां हम देख रहे हैं कि ओबीसी जो था रिजर्वेशन असिस्टेंट प्रोफेसर खाली एंट्री लेवल पे था, वो हायर लेवल पे नहीं था। एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर जो कि डिपार्टमेंट्स में एग्जिस्ट करते हैं, उस लेवल पे ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं था। लेकिन जब ईडब्ल्यूएस का आया और ये इशू उठा, आपको थोड़ा सा अगर मेमोरी पीछे ले जाए तो इलाहाबाद कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने जो यूनिवर्सिटी एज अ यूनिट वाले रिजर्वेशन रोस्टर को उन्होंने खारिज कर दिया था और कहा था कि डिपार्टमेंट वाइज ही रोस्टर बनने चाहिए। और उसके बाद 7 मार्च 2019 को पार्लियामेंट ने ये ऑर्डिनेंस पास किया कि नहीं, ये जो रिजर्वेशन होगा ये यूनिवर्सिटी एज अ यूनिट ही होगा, डिपार्टमेंट वाइज नहीं होगा। और वो सब्सिक्वेंटली पूरा एक्ट भी बनाया गया, लॉ पास हुआ, और अब ये बात है कि यूनिवर्सिटी एज अ यूनिट ही हमें चलाना है टीचिंग के केस में। तो 2013 में चिट्ठियां आई थी, और इसी रेजोल्यूशन 64 और इसी रेजोल्यूशन 69 का 4 जो 28 सितंबर 2013 को हमने अडॉप्ट किया, उसके बेसिस पे ये हमारा प्रिस्क्राइब किया गया कि अब यूनिवर्सिटी में अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें अलग अलग क्वालिफिकेशंस होते हैं। तो इशू था कि किस तरह से प्लॉटिंग किया जाए कि हमारा यूनिवर्सिटी ऐसा यूनिट भी प्लॉट हो जाए और सबको रिप्रेजेंटेशन भी मिल जाए और कोई कॉन्ट्रडिक्शन भी ना हो। तो ये जो इसी रेजोल्यूशन 64 है, ये डिफाइन करता है कि ये कैसे प्लॉट किया जाएगा। 69(4) बताता है कि यूनिवर्सिटी में ये होगा और ऐसे ऐसे टीचिंग यूनिवर्सिटी एज ए यूनिट होगा। और ये एक नोटिफिकेशन निकला था जो 3 सितंबर 2013 को निकला था। इसीलिए जो हम प्लॉट किए, जो अगर आप 2 जुलाई 1997 के ओएम पे जाएं तो उसमें आप देखेंगे कि लिखा था कि एग्जिस्टिंग लोगों को प्लॉट करना है। तो क्योंकि हमने इसको 3 सितंबर 2013 में नोटिफाई किया था, तो 4 सितंबर 2013 के डेट में जितने भी पोस्ट लोग थे उन लोगों को प्लॉट किया गया, और जो नहीं थे उन लोगों को प्लॉट नहीं किया गया। इस प्रोसेस में हम लोगों ने बकायदा कैलकुलेशंस किए हैं। कई बार पार्लियामेंट्री कमेटी ने हमें कॉल किया है और हमने ये कैलकुलेशंस करके पाया है कि जिन लोगों को हटाया गया वो ज्यादातर अनरिजर्व थे। तो एक तरह से डीम्ड शॉर्टफॉल एडजस्टमेंट हो गया था।
तो इसीलिए जो जब उस समय शॉर्टफॉल का एडजस्टमेंट हुआ तो इसी रेजोल्यूशन डिफाइन किया कि कैसे कैसे क्या शॉर्टफॉल कैसे डील होगा, बैकलॉग कैसे डील होगा, कैसे श्रिंक करेगा, कैसे एक्सपैंड करेगा, ये सारी चीजें इसमें बताई गई। और हमने अल्फाबेटिकली जो अरेंज करने का प्रोसेस अपनाया, इसमें किसी का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, पहले से ही डिफाइंड होता है कि रिजर्व किस किस व्यक्ति के लिए, किस कैटेगरी के लिए ये रिजर्व होगा। अगर हम बाकी कोई तरीका, बाकी कई तरीके ऑल यूनिवर्सिटीज ने अपनाने की कोशिश की है, बट उसमें वो ट्रांसपेरेंसी और सर्टेनिटी नहीं है। तो इसीलिए ये हमने ओवर द इयर्स पाया है कि ये एक बेस्ट मोड रहा है। और सारे स्टैंडर्ड्स, हमारा ये रिजर्वेशन पॉलिसी जो है या इसी रेजोल्यूशन जो है, डीओपीटी ने भी देख लिया है। ये सारे जो मिनिस्ट्रीज थे, यूजीसी थे, सबकी एक कमिटी बनाई गई, देखा गया है, सबने देखा गया है और ये पाया गया है कि ये बेस्ट ऑप्शन है। और भी कुछ ऑब्जेक्शंस आए, लेकिन फिर दोबारा हमने जब देखा तो हमने पाया कि सारी चीजें जो डीओपीटी ने प्रिस्क्राइब किया है वो 50% का क्राइटेरिया लेके, अगर हम बिना डिस्कशन के आगे बढ़ना चाहते हैं तो दिस इज द बेस्ट मेथड, और इसी तरह से हमारा रिजर्वेशन लागू हो रहा है। अगर और एक हमने बहुत अच्छी स्टडी की है कि कई जगह शॉर्टफॉल को लेके बहुत शोर मचता है कि क्यों शॉर्टफॉल को एडजस्ट नहीं किया जाएगा, क्यों इसी रेजोल्यूशन में ऐसे लिखा गया है। तो आप अगर ये देखेंगे तो हम पाएंगे ये प्लॉट किया गया है, जो हमारे रिकास्ट करने से पहले जो एससी का काउंट था, जो मार्क्ड थे, और जो प्लॉट करने के बाद जो काउंट आया, उसमें एक सब्सटैंशियल इंक्रीज हुआ रिजर्व कैटेगरी का। तो ये जो इंक्रीज होने की वजह से हमारा वो शॉर्टफॉल्स क्रिएट हुए। यूनिवर्सिटी की पॉलिसी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पॉलिसी एकदम ठीक थी, रिजर्व कैटेगरी के अगेंस्ट रिजर्व कैटेगरी अपॉइंट हो रहे थे। लेकिन जब 200 पॉइंट पे प्लॉट किया गया तो रिजर्व कैटेगरी के पॉइंट्स बढ़ गए, और इस वजह से प्लॉटिंग के टाइम पे शॉर्टफॉल्स थोड़े से क्रिएट हो गए, जो प्लॉटिंग की वजह से क्रिएट हुआ है। ऐसा नहीं है कि रॉन्ग पॉलिसी ऑफ रिक्रूटमेंट की वजह से हुआ। इसीलिए इसको एडजस्ट जो है उसके हिसाब से, इसी रेजोल्यूशन के हिसाब से किया जाता है, और इसमें कोई डिस्क्रिप्शन नहीं यूज होता। दिस इज द बेस्ट मोड वी हैव सीन, इट हैज वर्कड सिंस 2013। जो हमारे रिक्रूटमेंट के जितने भी हमारे रिक्रूटमेंट के साइकिल्स हुए हैं, उसमें हमने पाया है कि ये वाला जो एस्पेक्ट है, ये सारी तरह से बिना डिस्क्रिशन यूज के ये जो पॉलिसी है हमारे सब तरह के अपॉइंटमेंट्स को, रिजर्व कैटेगरीज को डिपिक्ट करता है, और बेस्ट तरीके से एडवर्टीजमेंट हमारा जो है एकदम आइडियल मॉडल एडवर्टीजमेंट होता है। सारे पोस्ट भी एडवर्टाइज हो जाते हैं और सबको ड्यू रिप्रेजेंटेशन भी मिल जाता है। जहां तक रिजर्वेशन का सवाल है, मैं यहाँ पे इसको समाप्त करूंगी, लेकिन मुझे लीव रूल्स पे भी बात करने को कहा गया था। तो अगला जो हम बात करते हैं वो लीव रूल्स के लिए बात कर लेते हैं। समय की थोड़ी सी कमी है, फिर भी मैं कोशिश करूंगी सारी चीजें कवर हो जाए, और हम लोग इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। लीव रूल्स के बारे में, लीव रूल्स मैं फिर स्क्रीन शेयर करती हूँ, तो ताकि हम लोग थोड़ा सा समझ पाए। इसमें भी हमारा एक मैंने बनाया है प्रेजेंटेशन, थोड़ा सा है, प्रेजेंटेशन से थोड़ा सा आसान हो जाती है चीजें, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आसान हो जाता है। नाउ लीव क्यों? हम लगातार काम करते 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 परेशान हो जाते हैं, हमें भी रिलैक्सेशन चाहिए। इसके अलावा हो सकता है हमें कहीं जाना हो, या हो सकता है कोई हमारी ड्यूटी हो, कुछ और चीज करनी हो, इसके वजह से लीव का कॉन्सेप्ट आया। तो लीव जो है, इट्स बेसिकली यू आर गोइंग अवे फ्रॉम योर रूटीन फंक्शनिंग। जो प्रोफेशनली आप काम कर रहे हैं उससे आप दूर हट के, थोड़ा हट के काम करेंगे। तो ये इस चीज को करने के लिए हमारा लीव का कॉन्सेप्ट आया है। लीव का के मदद से क्या होता है, इट हेल्प्स इन द disbursement of any personal or professional obligation of a particular employee. It gives a break to the official to indulge in activity which may relax him or her.
Such breaks enable the employees to rejuvenate their energy. आप हमेशा देखेंगे कि ब्रेक के बाद LTC में जाके घूम करके आके जब आप दोबारा काम करना शुरू करते हैं तो उसका एक अपना मजा होता है, वो ताजगी अलग होती है और वो आपको काम करने में भी मदद करता है और अच्छी तरह से आप अपना एनर्जी सिस्टम को दे सकते हैं। However, इतना इम्पोर्टेंट होने के बावजूद भी लीव अ राइट? आप लोग जानते होंगे इस चीज को, हमेशा सबसे पहले लीव का जो भी प्रेजेंटेशन होता है उसमें यही कहा जाता है कि लीव कैनॉट बी क्लेम्ड एज अ राइट. It is not a right. It has to be granted by your boss, whosoever is the leave sanctioning authority. Further, when the exigencies of public service so require, leave of any kind may be refused. अब आप कहीं ऐसी आपदा आ जाती है या कोई ऐसी जगह आ जाती है या ऐसा कोई सिस्टम को काम करना होता है या इंस्टीट्यूशन में ऐसा कोई पर्टिकुलर काम होना है जिसमें आपकी जरूरत है, तो आपके लीव को रिवोक भी किया जा सकता है और मना भी किया जा सकता है. Leave not to be granted in certain circumstances. ये एक तरह से it's an extension of what we said earlier. Leave shall not be granted to a government servant whom a competent punishing authority has decided to dismiss, remove or compulsorily retire. तो अगर एक व्यक्ति को हटाया जाना है, उसको रिमूव कराया जाना है और ऐसे में वो लीव मांगे तो ऐसा लीव जो है उसको नहीं ग्रांट होगा क्योंकि उसकी सर्विसेज ही टर्मिनेट होने वाली है. लीव जो है एक ब्रेक होता है, एक जो ऑफिशियल को दिया जाता है जो काम कर रहा होता है और जिसके बारे में डिसीजन ले लिया गया कि उसे काम नहीं करना है तो फिर उसको लीव भी नहीं ग्रांट होता है. कमेंसमेंट एंड टर्मिनेशन ऑफ लीव. तो कमेंसमेंट जिस दिन से लीव आप मांग रहे हैं, दूसरे को चार्ज दे के जा रहे हैं, उस दिन से ही वो शुरू हो जाता है और जिस दिन वापस आकर के चार्ज आप रिज्यूम करते हैं उस दिन से लीव खत्म हो जाता है. कॉम्बिनेशन ऑफ हॉलीडेज विथ लीव. अगर छुट्टियां पड़ रही हैं तो आप कंबाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रीफिक्स कर रहे हैं और सफिक्स कर रहे हैं तो उसके दोनों एंड्स पे आपको आना पड़ेगा. अगर आप दोनों एंड्स पे नहीं प्रेजेंट है, सपोज आप मंडे को छुट्टी ले रहे हैं और सैटरडे संडे आपकी छुट्टी है और फ्राइडे को आप प्रेजेंट नहीं है, सॉरी फ्राइडे को आप प्रेजेंट है लेकिन मंडे को प्रेजेंट नहीं है, तो ये छुट्टी आपकी उसमें जोड़ ली जाएगी. आप वेकेशन है, मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि फ्राइडे से आप पूरे वीक के लिए छुट्टी ले रहे हैं, मंडे से फ्राइडे ले लिया आपने और बीच में भी एक छुट्टी है, एक RH है जो वेडनेसडे को पड़ रहा है. तो अगर आप वेडनेसडे से पहले ट्यूसडे है और थर्सडे है, तो ट्यूसडे और थर्सडे आप दोनों दिन अगर नहीं होंगे तो जो वो छुट्टी RH थी वो आपकी छुट्टी नहीं मानी जाएगी, वो आपका लीव बन जाएगा. और अगर छुट्टी है और जिस दिन भी छुट्टी लीव आपका खत्म हो रहा है उसका छुट्टी है, उसके बाद अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो वो छुट्टी जो है वो लीव में काउंट नहीं होगी और वो कंबाइन किया जा सकता है. अब कितने तरह की लीव है? लीव बेसिकली आप देखें तो रेगुलर लीव है, रेगुलर लीव जो होते हैं, अर्न लीव है, हाफ पे लीव है, कम्यूटेड लीव है, लीव नॉट ड्यू है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव है. जो अर्नड लीव है इसमें पूरी सैलरी मिलती है एक कैंडिडेट एम्प्लॉय को, और लेकिन ये वेकेशन और नॉन वेकेशन के लिए अलग अलग तरह से होता है. जनवरी और जुलाई में साल में 2 बार ये क्रेडिट किया जाता है और ये कंप्लीटेड मंथ्स के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है. जो नॉन वेकेशन स्टाफ है उसको 15 जनवरी में और 15 जुलाई में, और जो वेकेशन स्टाफ है वो छुट्टियों के हिसाब से कितना वेकेशन मिल रहा है उसको ईयर मिलता है, जो थोड़ा सा कम होता है. नॉर्मल जो 15-15 का एक महीने का नॉन वेकेशन में मिल रहा है वो नहीं मिलता है. नाउ व्हाट इज हाफ पे लीव? हाफ पे लीव जो होता है उसमें हाफ पे मिलता है. वो जब भी आप हाफ पे लीव लेंगे तो आपको फुल सैलरी नहीं मिलेगी, आपको हाफ पे ही मिलेगी, और ये भी 2 साल में 2 बार क्रेडिट किया जाता है. कम्यूटेड लीव क्या होता है? कम्यूटेड लीव
हाफ पे लीव को आप कम्यूट कर सकते हैं। बेसिकली मेडिकल के केस में कम्यूट किया जाता है, तो इसमें एक दिन के लिए 2 हाफ पे लीव कटेगा और ऐसे कम्यूट होगा तो आपको पूरी सैलरी मिल जाती है, और मेडिकल के केस में ही होता है। लेकिन मेडिकल लीव पे अगर आप जाएंगे और 3 दिन से अधिक के लिए जाएंगे तो आपको अपना फिटनेस सर्टिफिकेट भी देना पड़ता है। फिर है लीव नॉट ड्यू। लीव नॉट ड्यू जो है ये आपका, मान लीजिए लीव कोई ड्यू नहीं है लेकिन आपको फिर भी लीव पे जाना है, बीमार पड़ गया अचानक से और आपके पास कम्यूटेड लीव करने के लिए हाफ पे लीव नहीं है, तो आपको लीव नॉट ड्यू मिल सकता है। और सब्सिक्वेंटली जब वो ड्यू हो जाएंगी आपकी लीव, हाफ पे लीव, तो वो कम्यूट हो जाती है। फिर है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव नाम ही बता रहा है कि कोई और कोई लीव नहीं होगा तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ले सकते हैं, लेकिन ये फिर इसमें पे नहीं मिलता है, ये सर्विस में भी काउंट नहीं होता है, अनलेस आप किसी एकेडमिक पर्पस के लिए ले रहे हैं या मेडिकल पर्पस के लिए ले रहे हैं। इसके अलावा हमारी और भी लीव्स है, मैं ज्यादा डिटेल में यहाँ नहीं बढ़ूंगी क्योंकि बहुत कम समय बच गया है। मेटर्निटी लीव 6 महीने के लिए मिलता है बच्चा होने के प्रोसेस में। पेटर्निटी लीव 15 दिन के लिए मिलता है, फादर को मिलता है। मेटर्निटी लीव मदर को मिलता है। चाइल्ड केयर लीव भी मदर को मिलता है। आजकल शायद सिंगल पेरेंट्स को भी, सिंगल फादर अगर हो, अगर वाइफ ना हो उसकी, तो उसे मिल जाता है। सरोगेसी लीव भी मिलती है, अडॉप्शन लीव भी मिलती है। इसके अलावा स्टडी लीव मिलती है, सबैटिकल लीव मिलती है। सबैटिकल लीव बेसिकली एसोसिएट प्रोफेसर के लेवल के लोगों को मिलती है, और स्टडी लीव जो है वो एंट्री पॉइंट पे जो लोग हैं उनको मिल जाती है, जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर, डीपी, लाइब्रेरियन वगैरह जो एंट्री पॉइंट। और स्टडी लीव भी 2 बार दिया जा सकता है अगर वो हायर पोस्ट पे नहीं गए हैं तो, लेकिन उस 2 लीव के बीच में 5 साल का गैप होना चाहिए। अच्छा, हम लीव्स को कंबाइन भी कर सकते हैं, ईएल को एचपीएल के साथ, कम्यूटेड लीव के साथ, सब कंबाइन किया जा सकता है। लेकिन कैजुअल लीव को, हमारे जो लीव रूल्स हैं, जो सीसीएस के लीव रूल्स है, सरकार के जो नियम हैं, उसमें कैजुअल लीव को एक रेगुलर लीव नहीं माना गया है, इसलिए कैजुअल लीव और ईएल या एचपीएल इसको कंबाइन नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जो इनकैशमेंट की बात है, कब कब इनकैशमेंट हो सकता है, तो अगर आप एलटीसी ले रहे हैं तो 10 दिन का लीव आप इनकैश करा सकते हैं, मतलब 10 दिन के इक्विवेलेंट पे आपको मिल जाएगा ट्रैवल करने के लिए, ट्रैवल एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए। लेकिन ये जो है आपको 60 डेज से ज्यादा नहीं मिलेगा। दैट मीन्स इफेक्टिवली आप 10-10 दिन ले रहे हैं तो 6 बार से ज्यादा आप नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा इनकैशमेंट, आप अगर इनवैलिडेट हो जाते हैं किसी ऑफिस में काम करने की वजह से, नौकरी की वजह से आपका कोई अपंगता हो जाती है, किसी वजह से आप काम नहीं कर पा रहे हैं और आपको रिटायर किया जा रहा है, तो भी आपको इनकैश कर दिया जाता है जितने भी अर्न लीव हैं। डेथ के केस में भी आपके अर्न लीव्स आपको इनकैश किए जाते हैं, और सुपर एनुएशन के केस में भी रिटायरमेंट के बाद भी आपका लीव इन कैश हो जाता है, कैश इक्विवेलेंट आपको लीव का मिल जाता है। तो बेसिकली लीव तो एक छोटा टॉपिक ही है, लेकिन हम सबके लिए बहुत प्रिय टॉपिक होता है, क्योंकि हम इनफैक्ट मैंने भी जब ज्वाइन किया था नौकरी तो सबसे पहले लीव के बारे में ही समझा था। तो लीव मोटा मोटी यही है, इसी तरह के लीव्स हैं। लीव के इनकैशमेंट्स मैंने आपको बता दिए, मिल जाते हैं अलग अलग पॉइंट्स पे, किस किस तरह के लीव मिल सकते हैं। लीव सैंक्शन करा के ही आगे जाना जरूरी होता है, लीव सैंक्शन कराए बिना जाना ठीक नहीं है, उचित नहीं है। और आप अगर लीव नहीं भी ले रहे हैं लेकिन आप अपने जगह, प्लेस ऑफ ड्यूटी को, प्लेस ऑफ रेजिडेंस को लीव कर रहे हैं, इफ यू आर लिविंग फॉर अ पर्टिकुलर टाइम, सपोज 4 दिन की छुट्टी है या आप वेकेशन के टाइम पे टीचर्स जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऑफिस को बताने की जरूरत नहीं है। एक कॉन्सेप्ट होता है स्टेशन लीव का, तो यू विल हैव टू इन्फॉर्म योर एम्प्लॉयर that you are leaving the place of your duty for some time, even if it is within the already existing leaves, holidays के बीच में है, तो भी आप अवेलेबल नहीं रहेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं
तो हो सकता है कि आपकी कोई एक्सीजेंसी आए और आपके रिकॉर्ड में ये मेंशन नहीं है, आपके ऑफिस में ये इंफॉर्मेशन है नहीं कि आप स्टेशन में नहीं हैं, तो आपको वो बेनिफिट्स नहीं मिल सकते हैं। ऐसी स्थिति हो सकती है कि आपके जो भी बेनिफिट्स हैं वो फॉरफिट हो जाएं। तो आपके इंटरेस्ट में है कि आप परमिशन लेके जाएं और आगे बढ़ें, और इस तरह से अपना मतलब जो है अपने सर्विस को जो भी ब्रेक आपको मिलना है वो अच्छे से मिले, इंजॉय करें, टेंशन का रूप ना ले। और इसी के साथ मैं अपना सेशन समाप्त करना चाहूंगी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ऐसे सेशंस में हमेशा पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ, क्योंकि इससे मेरा अपना ज्ञानवर्धन भी होता है, मैं भी चीजें सीख पाती हूँ, और आशा करती हूँ कि आप लोगों को भी चीजें क्लियर हुई होंगी। रिकॉर्डेड सेशन है तो क्वेश्चन आंसर्स तो हम नहीं ले सकते हैं, बट मैंने कोशिश की है सारी चीजें इलेबोरेटली एक्सप्लेन करने की, और प्रेजेंटेशन तो मेरा शेयर हो ही गया है। इसके साथ जरूरत पड़ेगी तो मैं इसकी कॉपी कॉलेज को भेज दूंगी ताकि आप लोग इसे देख सके। वैसे अलग से कुछ उसमें नहीं है, जो चीजें नियम कानून है वही उसमें मेंशन्ड है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।